सो हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय यंग फ्रेंड जो इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं और जो ये वीडियो देख रहे हैं। कैलकुलस मेड इजी सीरीज में आप सबका स्वागत है। इंट्रोडक्टरी पार्ट के बाद हमने कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए, कवर किए, जैसे कि इंटरवल्स एंड नेबरहुड्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस, मॉड, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट। ये सब वो टॉपिक्स हैं जो बहुत ज्यादा कैलकुलस में यूज होते हैं, तो बहुत जरूरी है कि इनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। और इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इनका काफी यूज होता है। आज हम एक्चुअल टॉपिक, अपना असल टॉपिक कैलकुलस स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक रिकैप कर लेते हैं कि हमने अब तक क्या सीखा कैलकुलस के बारे में। जैसा कि हमने कहा कि कैलकुलस कंटिन्यूअस चेंज की स्टडी में डील करता है, यानी कैलकुलस में हम कंटिन्यूअस चेंज को स्टडी करते हैं, चाहे वो स्पीड का वेरिएशन टाइम के साथ हो, जैसे कि ये। अब आप देखिए यहां पर स्पीड जो है वो बढ़ रही है टाइम के साथ, फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है, और फिर जाके डिक्रीज कर रही है। तो एक वेरिएबल स्पीड दूसरे वेरिएबल टाइम के साथ चेंज हो रहा है। या अगर डेली की एग्जांपल्स में हम ले तो हमारा बीपी है। अगर आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी दिन का पीरियड लीजिए, तो उसमें भी बीपी के वेरिएशन को टाइम के साथ प्लॉट करें तो आप देखेंगे कि डायस्टोलिक और सिस्टोलिक जो बीपी जिसे कहते हैं, लोअर बीपी एंड अपर बीपी, ये फ्लक्चुएट करते हैं। तो यहां पर भी एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के साथ चेंज कर रहा है, तो जरूरी है कि इन चेंजेस को स्टडी की जाए। तो चेंजेस सिर्फ यहां दो जगह ही नहीं है, ये तो दो जगह मैंने आपको एग्जांपल्स दी हैं। चाहे वो फिजिक्स की प्रॉब्लम हो, चाहे केमिस्ट्री की प्रॉब्लम्स हो, बायो हो, इकोनॉमिक्स हो, हर जगह चेंजेस हैं। तो जरूरी है हमारे लिए कि हम इन चेंजेस को स्टडी करें। चेंज कैसे स्टडी हो सकती है? अलग अलग वेरिएबल्स के बीच में अगर हम कोई रिलेशन, कोई इक्वेशन निकालें, तब हमारी चेंज को हम स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा कि स्पीड और टाइम, इनके बीच में अगर हम कोई रिलेशन निकाल लें, कोई स्पीड वेरी कर रही थी टाइम के साथ, अगर हमें उस चेंज को स्टडी करना है तो हमें पहले रिलेशनशिप निकालना पड़ेगा उन वेरिएबल्स के बीच में, और एक खास रिलेशनशिप, एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप जहां हर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इसको हम फंक्शन कहते हैं। इसका आइडिया हमने पिछले वीडियोस में दिया है, तो अगर आपने नहीं देखी वो वीडियोस तो प्लीज जरूर देख लीजिएगा। कैलकुलस मेनली डिवोटेड है फंक्शंस और लिमिट्स की स्टडी करने के लिए। ये हमने पहले भी कहा था। लिमिट्स क्या है ये हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात की जाए फंक्शंस के चेक्स की। फंक्शंस के हमें कुछ चेक्स करना पड़ेंगे। अब इसके लिए हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, इंटरेस्टिंग एग्जांपल, ताकि आपको याद रहे। मैथमेटिकली इसको मत को रिलेट करिएगा। मान लीजिए आपको एक शर्ट है, उसको यूज करना है गिफ्ट करने के लिए आपको अपने फ्रेंड को। तो जब आपको कलर पसंद आ गया और आपने रेट भी आपके हिसाब से है और आपने शर्ट खरीदने वाले हैं, तो उससे पहले आप शर्ट में चेक करेंगे। तो वो चेक्स क्या होंगे? वो चेक्स होंगे कि स्टिचिंग ठीक है, बटन ठीक है, कलर फेडेड तो नहीं है, कहीं से फटी हुई तो नहीं है, यानी उसके डिफेक्ट्स को चेक करा जाए। क्योंकि ऐसा ना हो कि आप गिफ्ट करें और डिफेक्टिव हो, तो फिर
जिसको देंगे गिफ्ट उसे वो खुश होने के बजाय नाराज हो जाए। इसी तरह से हम लोग फंक्शंस में चेक करते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि इसको मैथमेटिकली कोरिलेट नहीं करिए, एग्जाम्पल है सिर्फ आपको समझाने के लिए, ताकि आपको याद रहे, एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। तो पहला चेक है लिमिट, यानी हम देखते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है किसी पॉइंट पर या नहीं। दूसरा है कंटिन्यूटी, यानी फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। तीसरा है डिफरेंशिएबिलिटी, यानी फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी हम लिमिट्स के बाद में डिस्कस करेंगे। आज हम लिमिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लिमिट्स खुद ऐसा टॉपिक है जिसमें काफी डिटेल्ड डिस्कशन मांगता है, तो हमको इसमें कई वीडियोस आएंगे जिसमें हम पूरी लिमिट्स को अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे, ताकि आपके कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए इस टॉपिक पर। तो चलिए हम जानते हैं कि लिमिट है क्या। वैसे हम ये अपने डेमो वीडियोस में इसको थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहां पर हम पूरे लिमिट्स निकालने के तरीके, उसके अलग अलग केसेस डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसका आइडिया हमने डेमो क्लिप्स में ऑलरेडी दिया था। डेफिनेशन ये कहती है कि लिमिट जो है एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है कैलकुलस का। जब हम फंक्शन का बिहेवियर एनालाइज करते हैं नेबरहुड में, नेबरहुड तो आप समझते होंगे, पड़ोस में, पड़ोस में किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के पड़ोस में हम फंक्शन का बिहेवियर एनालाइज करते हैं। जैसे कि किसी भी पॉइंट ए पर हमें लिमिट निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, ए के पड़ोस में फंक्शन का बिहेवियर एनालाइज करेंगे, नेबरहुड में देखेंगे। ये प्रीरिक्विजिट है कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को समझने से पहले। तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी इसके बाद हम समझाएंगे, लेकिन कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो जब ही समझ में आएंगे जब आपको लिमिट्स का आइडिया हो जाए। लिमिट हमेशा एक फंक्शन की निकाली जाती है। मुझे उम्मीद है कि इतना समझ में आ गया होगा। अब एग्जाम्पल्स लेते हैं फंक्शन की। देखिए फंक्शंस तो मतलब इनफाइनाइट तरह के हो सकते हैं, इसकी कोई गिनती नहीं है। ये एक फंक्शन है, मैं बहुत सिंपल फंक्शंस आपको लिख रहा हूं एग्जाम्पल्स। ये फंक्शन, ये सब फंक्शन है, 2x + 8 sin x x² + 1। इसको हम ऐसे लिखते हैं fx = 2x + 8, या ये भी लिखते हैं y = 2x + 8, या यहां हम लिखते हैं y = sin x, या y = x² + 1। दोनों तरह से एक ही बात है। तो ये हमने कुछ फंक्शंस आपके सामने रखे हैं। अब हम फंक्शंस की वैल्यू किसी भी पॉइंट पर निकालते हैं, और ये आपने अपने हाई स्कूल तक, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसका आइडिया होगा। जैसे मान लीजिए इसी फंक्शन को ले लीजिए, अगर हम कहते हैं कि x = 2 पर इसकी क्या वैल्यू, तो हम निकालेंगे f2, 2 × 2 + 8 = 4 + 8 = 12, तो इसकी वैल्यू 12 है। या दूसरा फंक्शन है ये वाला, x = π/4, तो f π/4 जो है बराबर होगा sin π/4, वो बराबर होगा 1/√3। या मान लीजिए थर्ड फंक्शन है, x = 0 पर वैल्यू निकालिए, f0 बराबर होगा 0² + 1 = 1। तो यहां पर हम वैल्यूज निकालते थे फंक्शन की, किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x के लिए। तो ऊपर के सारे फंक्शंस में हम इस तरह का काम कर सकते हैं, x की अलग अलग वैल्यू देते जाइए,
फंक्शन की वैल्यू निकलती जाएगी। ये तो मैंने आपको एक दो एग्जाम्पल बताई, जैसे 2 π/4 आप तो कितनी भी x की वैल्यूज दे सकते हैं तो फंक्शन की वैल्यू निकलती चली आएगी। लेकिन हर जगह ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। क्या होता है, अगर हमको x की वैल्यू फंक्शन में डालने से इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गई, तब हमें प्रॉब्लम आती है। अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होती है? इनडिटर्मिनेट फॉर्म इन्हें कहते हैं 0/0, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 0 into infinity, 0 raised to the power 0, 1 raised to the power infinity and 0 raised to the power infinity। तो 7 इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं। ये आप याद करते हैं, आपको याद होनी चाहिए कि इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स क्या है। अब इस तरह की अगर फॉर्म आ जाए तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म का मतलब है इस कुछ इसका डिफाइंड ही नहीं है यहां पर। तो जब डिफाइंड ही नहीं है तो आप क्या वैल्यू निकालिएगा? तो अब हम क्या, इस केस में फंक्शन की वैल्यू नहीं निकल सकती। अब जब वैल्यू नहीं निकल सकती तो क्या करें? उस वक्त हम लिमिट निकालते हैं। अब लिमिट निकालने का मतलब क्या है, क्या करते हैं हम? तो हम लिमिट निकालने के लिए फंक्शन का नेबरहुड में बिहेवियर देखते हैं। अब इससे हमारा मतलब क्या है, उसके लिए हम आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देते हैं। जैसा कि मैंने कहा, एग्जाम्पल्स हम आपको इसलिए देते हैं ताकि आपको चीजें याद रहें, आसानी से समझ में आ जाए। लेकिन हाँ, उसे मैथमेटिकली आपको रिलेट मत करें, वो एग्जैक्टली मैथमेटिकली फिट नहीं होगी, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो नेबरहुड के अंदर बिहेवियर एनालाइज करने का मतलब क्या है? तो इसकी एक एग्जाम्पल है। ये एक नेबरहुड ही है, घर है आसपास, इसी को तो कहते हैं ना आप पड़ोस। तो मान लीजिए आपको किसी आदमी के बारे में, किसी पर्सन के बारे में फीडबैक देनी है जो इस घर में रहता है, यानी ये वाले घर, और आपसे कहा जाए कि भाई बहुत जरूरी है, जाइए इसके बारे में फीडबैक हमें चाहिए। तो क्या करिएगा आप उस वक्त? आप क्या करिएगा, इसके घर जाइएगा, उस बंदे से मिलिएगा और मिलके जिसको फीडबैक चाहिए वो फीडबैक दे दीजिएगा, उससे बात करिएगा, और जिस चीज के बारे में भी फीडबैक मांगी जा रही है वो आप दे दीजिएगा। लेकिन अगर घर पे ताला लगा हुआ है और उस बंदे का कुछ पता नहीं कि वो कब आएगा, और एक हफ्ते बाद आएगा, एक महीने बाद आएगा, एक साल बाद आएगा, किसी को कुछ पता ही नहीं है, और आपके पास आज ही का दिन है फीडबैक देने के लिए। फीडबैक देना बहुत जरूरी है, किसी तरह से भी आपको फीडबैक लाके देनी है। अब आप क्या करिएगा? अब आप इसके पड़ोस में लोगों से पूछिएगा इसके बारे में। ये घर है, ये घर इसके बहुत करीब है, ये ज्यादा अच्छा जानता होगा, या ये घर है, ये घर और भी करीब है, नेक्स्ट डोर नेबर है, तो और ज्यादा अच्छा जानते होंगे। तो आप क्या करिएगा, आप राइट की तरफ जाके, अब यहां मैंने कुछ ही घर बनाए, बहुत से हो सकते हैं, एक एक घर में पूछते हुए आइएगा घर के करीब, और देखिएगा कि क्या फीडबैक आ रही है। उसी तरह से आप लेफ्ट से शुरू करिएगा और पूछते हुए आइएगा। इस घर में पूछा, इससे पहले वाले घरों में पूछा, और इधर पूछा, तो ये तो बिल्कुल नेक्स्ट डोर नेबर है, इसके पास और ज्यादा अच्छी फीडबैक मिलेगी। तो हमने दोनों तरफ, चाहे राइट चाहे लेफ्ट के नेबरहुड में उस बंदे के बारे में पता किया। अब अगर जो राइट में, अगर मान लीजिए इस बंदे के बारे में पॉजिटिव फीडबैक है, लेफ्ट के में भी पॉजिटिव फीडबैक है, तो ये फीडबैक इसकी हम ले लेंगे, पॉजिटिव फीडबैक है। मान लीजिए लेफ्ट में निगेटिव फीडबैक है, राइट में भी निगेटिव फीडबैक है, तो ये ले ली जाएगी, भाई जो लेफ्ट वाले कह रहे हैं वही ये कह रहे हैं। अब मान लीजिए अगर लेफ्ट में कोई कह इसकी फीडबैक दे रहा है निगेटिव,
और राइट में पॉजिटिव है, या लेफ्ट में पॉजिटिव है, राइट में निगेटिव है। लेफ्ट वाले कह रहे हैं भी बहुत अच्छा आदमी है, राइट वाले कह रहे हैं बहुत बुरा आदमी है। तो यहां पर फीडबैक क्लियर नहीं है, कंफ्यूजन है। तो इन दोनों केसेस में आप फीडबैक नहीं ले सकते, कंफ्यूजन है, नहीं दे सकते, पता नहीं ये सही कह रहे हैं या ये सही कह रहे हैं। अगर जो राइट वाला कह रहा है वही लेफ्ट वाला कह रहा है तब ठीक है। तो आप इसे मैथमेटिकली समझिए। हमने कहा कि फॉर्म इनडिटर्मिनेट आ गई, एक्स की किसी वैल्यू के लिए फॉर्म बन गई इनडिटर्मिनेट, यानी घर पे लगा हुआ है ताला। अब आप पता नहीं कर सकते कि एक्चुअल वैल्यू है क्या। तब हम बिहेवियर नेबरहुड के अंदर फंक्शन का एनालाइज करेंगे। तो अब देखिए हम मैथमेटिकली इस काम को कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। अब हमें किसी फंक्शन की अगर हमें लिमिट निकालनी है तो लिमिट कब निकालेंगे, जब उस फंक्शन की इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाए। मान लीजिए ये फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। अब आप देखिए अगर हम इसमें x की वैल्यू 1 रखें तो ये क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस वन अपॉन 1 माइनस वन बराबर 0 अपॉन 0। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा f1। तो ये फॉर्म कौन सी आ गई, इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गई 1 पर, उसके अलावा किसी नंबर पे प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ 1 के ऊपर ऐसी प्रॉब्लम हो रही कि फंक्शन की फॉर्म आ रही है इनडिटरमिनेट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब वैल्यू नहीं निकाल सकते, अब हम इस 1 पर लिमिट निकालें। टू फाइंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 1। तो हमने बताया क्या करेंगे, पड़ोस में हम उसका बिहेवियर एनालाइज करेंगे, क्योंकि 1 पे तो ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो पड़ोस में कैसा है, क्या है इसकी वैल्यू, किधर जा रही है इसकी वैल्यू, ये देखेंगे। किसके पड़ोस में, 1 के पड़ोस में, 1 ही पे तो प्रॉब्लम हुई है हमारी। तो अब हम को पता है कि इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है, हमें वैल्यू नहीं मिल सकती। अब हम लिमिट निकालेंगे। यहां पर हम एक टेबल बनाते हैं। देखिए इस रो में हमने x की वैल्यू लिखी और उस x की वैल्यू के लिए fx की वैल्यूज लिखी यहां पर। अब हमें मालूम है कि 1 पर तो भाई प्रॉब्लम है, अनडिफाइंड, इनडिटरमिनेट। अब क्या करें, 1 से थोड़ा सा ऊपर जाइए। तो 1 से थोड़ा सा ऊपर क्या हो गया, जैसे 1.1 हो गया। आप कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं 1.1 ही ले, आप 1.05 भी ले सकते हैं या 1.2 भी ले सकते हैं, लेके उधर से आप फंक्शन 1 की तरफ बढ़िए। तो 1.1 अगर हमने लिया तो f 1.1 किसके बराबर हुआ, 1.1 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1.1 माइनस 1। तो ये हो गया 1.1 माइनस 1 इंटू 1.1 प्लस 1। अगर आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि इसे 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1.1 माइनस 1। तो ये तो कट जाएगा। अगर आप इसको वैसे भी कैलकुलेट करें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये फॉर्मूला यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैंने लगा दिया तो आसान हो जाएगा। 1.1 प्लस 1 ये हो जाएगा कितना, 2.1। तो 2.1 हमारी यहां पर वैल्यू आ गई। आप चाहें तो ये फॉर्मूला ना लगाएं, ये जो हमने लगाया a माइनस बी ए प्लस बी, तब भी आप कैलकुलेट करिएगा तो देखिएगा 2.1 इसकी वैल्यू आई। अब मैं थोड़ा सा 1 के करीब आता हूं, 1.01। उस हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करिएगा, आप करिए कैलकुलेट तो देखिएगा वैल्यू आएगी 2.01। और थोड़ा सा 1 के करीब आया 1.001।
तो वैल्यू आ गई 2.001। अब मैं लेफ्ट को जाता हूं। अब यहां हमने 3 केस लिए, जरूरी नहीं 3 केस ले, आप बहुत से केस ले सकते हैं। 0.9, 1 से छोटा है 0.9, तो यहां वैल्यू क्या आएगी, 0.9 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 0.9 माइनस 1, ये बराबर होगा 0.9 प्लस 1 जो है 1.9। तो यहां से इसकी वैल्यू आई 1.9। थोड़ा सा करीब जाइए, 0.99 तो 1.99, 0.999 तो 1.99। तो हम देखते हैं, चाहे आप लेफ्ट से 1 की तरफ बढ़े, चाहे आप राइट से बढ़े, फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट से आप बढ़ते हैं तो ये 2 के करीब पहुंचती। देखिए 2.1 था, 2.01 हुआ, 2.001 हुआ, तो ये किधर बढ़ रही है वैल्यू, 2। आप लेफ्ट से बढ़ रहे हैं 1 की तरफ, तो वैल्यू फंक्शन की बढ़ रही है किधर, 2 की तरफ, 1.9, 1.99, 1.999। तो जैसे जैसे आप करीब जाते जाएंगे वैल्यू 2 की तरफ बढ़ती चली जाएगी। इसी तरह से चाहे राइट हो चाहे लेफ्ट हो, दोनों तरफ से वैल्यू किधर अप्रोच करेगी, 2 की तरफ अप्रोच करेगी। तब इसका मतलब ये हुआ कि इसकी लिमिट 2 है। अगर इधर से 2 आता और दूसरी तरफ से कोई और वैल्यू आती, एक तरफ से 2 दूसरी तरफ से कोई और, यानी तो फिर लिमिट नहीं एग्जिस्ट करती थी। राइट साइड कुछ आती, लेफ्ट साइड कुछ आती, तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। लेकिन राइट और लेफ्ट में इस फंक्शन पर वैल्यू 2 आ रही है, तो हम लिखते हैं इस तरह से, एफ एक्स लिमिट, इसको लिमिट भी लिख, इस तरह से भी लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एल टी एक्सटेंडिंग टू 2, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बराबर। इसको पढ़ते कैसे हैं, यानी इसको पढ़ने का तरीका है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1, एक्स टेंडिंग टू 1। टेंडिंग का मतलब 1 की तरफ टेंड कर रहा है, हुआ नहीं है, एक्स इज नॉट इक्वल टू 1, 1 हो जाएगा तो इंडिटरमिनेट फॉर्म, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एफ एक्स इज इक्वल टू 2। अब आप फर्क जानते हैं, हम जब वैल्यू निकालते हैं तो हम लिखते हैं x इज इक्वल टू ए, लेकिन जब लिमिट निकालते हैं तो हम लिखते हैं x टेंडिंग टू ए, यानी x इज नॉट इक्वल टू ए, ये नहीं है लेकिन ए की तरफ टेंड कर रहा है, बस करीब पहुंचता चला जा रहा है। ये फर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट है लिमिट का। तो ये एक तरीका हो कि हमने देखिए टेबल बनाया और इस तरह से हमने आपको दिखाया कि देखिए नेबरहुड में फंक्शन चाहे राइट से जाइए चाहे लेफ्ट से, वो 2 की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन 1 पर डिफाइंड नहीं, अनडिफाइंड। अब हम इसे ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं, मगर उससे पहले हमको थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आइडिया जरूरी है, क्योंकि वो यहां अप्लाई होती है। और हो सकता है आपको आइडिया हो, एक लाइन जो ए का इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस पे काटती है, बी का इंटरसेप्ट वाई एक्सिस पे काटती है, तो ये लाइन हो गई, यानी 0 ए और 0 बी से गुजरती है। उस लाइन की इक्वेशन क्या होती है, उस लाइन की इक्वेशन होती है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ये है हमारा एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट, ये है वाई एक्सिस का। तो कोई भी अगर आपको लाइन की इक्वेशन दी हो तो आप इसको इस फॉर्म में रख सकते हैं, जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 अगर हो, इसका मतलब है राइट साइड इक्वेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म में 1 है, तो इसको अगर आप 1 करना है राइट साइड तो 6 से डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। तो जब आप इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में रखेंगे, यानी इस वाली फॉर्म में, तो x एक्सिस पर इंटरसेप्ट यानी 3 और y एक्सिस पर 2 आ जाएगा। इतना आपको पता होना चाहिए। अगर आपने नहीं भी
बढ़िया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो बस इतना याद रखिए क्योंकि आगे हम इसका यूज करने जा रहे हैं। तो चलिए इस फंक्शन का हम ग्राफ बनाते हैं। अब देखिए यहां पर हमने लिखा है x इज नॉट इक्वल टू 1। इससे पहले हमने लिखा नहीं था, लेकिन चूंकि अब हमने आपको समझा दिया है तो ये लिखा है कि fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, x इज नॉट इक्वल टू 1। यहां कभी भी बुक में आपको मिलेगा ये फंक्शन तो इसी तरह से लिखा होगा कि x इज नॉट, क्योंकि x अगर 1 होगा तो फंक्शन इनडिटर्मिनेट फॉर्म एज्यूम कर रहा है, यानी डिफाइंड ही नहीं है वहां पर। तो फिर वो लिखते हैं कि ये फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, एक्स इज नॉट इक्वल टू 1। अब अगर आप फंक्शन को लिखें यानी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, यानी y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, इसको 1 स्क्वायर लिख सकते हैं हम, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। इसको हम काट देंगे तो y इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा x प्लस 1। अब देखिए यहां पर ये x माइनस 1 ऊपर नीचे हमने काट दिया तो हमारी इक्वेशन निकल आई y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा कि शायद ये f(x) जो है फंक्शन ये और ये एक है। नहीं नहीं, ये एक नहीं है। ये फंक्शन जो है इसमें x माइनस 1 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, ये अलग फंक्शन। सिर्फ जब x की वैल्यू 1 नहीं है उस